अगर उसको ध्यान से देखूं तो भाई मेरे पास जो कोड है, मेरे पास जो कोड है, जो एप्लीकेशन कोड ग्रुप में पोस्ट किया है, ठीक है, उसको अपने लोकल में डाउनलोड कर लिया था। उसके अंदर एक readme.md नाम का फाइल था। उस readme.md फाइल को हमने क्या किया, पढ़ा। उसमें डेवलपर ने हर वो चीज लिखा था जो डेवलपर को मुझसे करवाना था। और उसके बाद उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास नोड होना चाहिए। देखो, जब तक मुझे मैनुअल प्रोसेस अच्छे से नहीं आएगा, आप लोग मान के चलो कि आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। तो जब हमने सबसे पहली बार रीडमी पढ़ा तो उसने बोला आपके पास नोड होना चाहिए, तो मैंने नोड इंस्टॉल किया। फिर पैकेज डॉट जेसन, रिएक्ट के एप्लीकेशन में पैकेज डॉट जेसन होता है, वहीं पे सारा डिपेंडेंसी लिखा होता है। और मैंने npm इंस्टॉल चलाया, एक फोल्डर बनाया नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के नाम से, और उस फोल्डर को नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के नाम से जब एक फोल्डर बना, उसमें सारा डिपेंडेंसी डाउनलोड हो गया। उसके बाद हमने npm रन बिल्ड कमांड चलाया, बिल्ड नाम का फोल्डर बना, और यही बिल्ड नाम के फोल्डर को जब हमने ओपन किया तो उसके अंदर मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फाइल दिखे। इसी को हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। और ये आर्टिफैक्ट बनने तक के प्रोसेस को, और इस आर्टिफैक्ट को कहीं ना कहीं आर्टिफैक्ट्री हब में रखने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बोलते हैं, CI बोलते हैं। और इस आर्टिफैक्ट को फिर से डाउनलोड करके रिलीज पाइपलाइन में अलग अलग इन्वायरमेंट के ऊपर, अपने मशीन के ऊपर डिप्लॉय करने के प्रोसेस को ही हम लोग कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब लगातार ये इंटीग्रेट हो रहा है, बन रहा है, इसके जरूरत की चीजें आ रही हैं, बट हमें यहाँ से केवल आर्टिफैक्ट चाहिए, इतना कूड़ा कचरा हमें नहीं चाहिए। बात समझ आया कि नहीं आया सबको? यही प्रोसेस पकड़ के हम लोगों ने क्या किया, एक पाइपलाइन सेटअप किया। और उस पाइपलाइन को सेटअप करने में हम लोगों ने सबसे पहले एजेंट बनाया। एजेंट बनाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग नहीं जानते, एजेंट पूल में जाओ आप। एजेंट पूल में जाने के बाद आप यहाँ पे डिफॉल्ट को क्लिक करो और यहाँ पे न्यू एजेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही न्यू एजेंट पे क्लिक करोगे, बस ये प्रोसेस फॉलो कर लेना है आपको, आपका एजेंट बन जाएगा और एजेंट रनिंग हो जाएगा, अप एंड रनिंग हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए एजेंट को अप एंड रनिंग कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ एजेंट पे आओगे तो टू डू एजेंट जो है मेरा वो ऑनलाइन है। टू डू एजेंट जो है मेरा वो ऑनलाइन है। और मेरा एजेंट जब ऑनलाइन हो गया, दैट मीन्स मेरे बिहाफ पे, जैसे मैं अपने लोकल में करता था, मेरे बिहाफ पे कंप्यूटर यहाँ पे ऑन हो गया है। जो कंप्यूटर का काम क्या है, मेरे काम को करना, जो मैं करता था वही काम करना। और उसके लिए ये काम करना क्या है, उसको लिखा कहाँ गया है, वो सब लिखा गया है पाइपलाइन में। वो सारा स्टेप्स पाइपलाइन में लिखा गया है, वो हर एक स्टेप पाइपलाइन में लिखा गया है। और वो पाइपलाइन ही उसको बोल रहा है कि भाई तुमको क्या क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। और इसके लिए उसको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चाहिए। यहीं प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके आप सर्विस कनेक्शन जैसी कोई चीज़ बना सकते हो, है ना, सर्विस कनेक्शन जैसी कोई चीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो हमने ये सर्विस कनेक्शन बनाए हैं। सर्विस कनेक्शन बनाने के लिए जब मैं यहाँ पे न्यू सर्विस कनेक्शन पे जाऊँ और यहाँ पे मैं एज़्योर रिसोर्स मैनेजर सेलेक्ट कर लूँगा, तो मुझे क्या है, यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन मैनुअल है और यहाँ पे सीक्रेट, ये दो चीज़। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन आईडी चाहिए, सब्सक्रिप्शन नेम चाहिए, एप्लीकेशन आईडी और टेनेंट आईडी ये तब मिलता है, क्लाइंट सीक्रेट तब मिलता है जब आप जाके पोर्टल के ऊपर ऐप रजिस्ट्रेशन सर्च करके, पोर्टल के ऊपर ऐप रजिस्ट्रेशन सर्च करके आप वहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर ये क्रेडेंशियल्स मिलता है। सब्सक्रिप्शन में जाके IAM में जाके आप उसको, सब्सक्रिप्शन के अंदर जाके IAM के अंदर जाके आप रोल असाइन करते हो, उसको कंट्रीब्यूटर का रोल देते हो। और रोल असाइन करते ही वो ऑथराइज हो जाता है आपके किसी भी काम को एज़्योर पोर्टल के ऊपर परफॉर्म कर पाने के लिए। यहाँ तक हमने सब समझा। हमने पाइपलाइन सेटअप किया, एक सर्विस कनेक्शन हमने बनाया, ये रहा मेरा पाइपलाइन और ये रहा मेरा कौन सा पाइपलाइन है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पाइपलाइन है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के पाइपलाइन में पहले 3 स्टेज में हमने इसको डिवाइड किया है। पहले स्टेज में हम प्लान चलाते हैं, इनिट चलाते हैं, अप्लाई वैलिडेट चलाते हैं, फिर हम मैनुअल अप्रूवल देते हैं
और फिर हम अप्लाई चलाते हैं। हर एक स्टेज में हमको टेराफॉर्म इनिट चलाना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्टेज में जो हमारा मशीन है, एजेंट है, वो हो सकता है बदल जाए, या एजेंट ना भी बदले तो हो सकता है एजेंट ना बदलने के साथ दूसरे एजेंट ही अपने दूसरे फोल्डर में वो काम करे। तो आपको पता है टेराफॉर्म इनिट वहीं पे चलता है जहां पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल उस लोकेशन पे ना हो तो टेराफॉर्म इनिट नहीं चलेगा, वो बोल देगा यू आर इनिशियलाइजिंग एन एम्प्टी फोल्डर। तो सबसे पहले हमको उस जगह पे होना पड़ेगा, इसीलिए हर एक स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म इनिट चलाते हैं। अब ये दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन है, ये हमारा एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन, सॉरी दूसरा जो पाइपलाइन है ये किसका है, हमारे एप्लीकेशन का पाइपलाइन है। यहाँ पे मैंने ऐसे 2 स्टेज बनाया हुआ है और मैं ऐसे कोड को, सॉरी मैं यहाँ से अब पाइपलाइन का जो पूरा का पूरा कोड है इसे एडिट करते हैं और एक काम करते हैं, कंप्लीट इसको सेलेक्ट करते हैं और कंप्लीट खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़ी देर का काम है, दोबारा करेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, हम दोबारा पाइपलाइन को लिखेंगे। जो लोग भी पाइपलाइन को लिखने में जिनको प्रॉब्लम समस्या आ रहा है, दोबारा समझो, दोबारा तिबारा समझो, बार बार समझो और पढ़ाओ बार बार, सब हो जाएगा। करने से ही होगा, ना करने से तो वैसे भी कुछ नहीं होना। सबसे पहला किसी भी पाइपलाइन को लिखने के लिए हमको पता है, हमारे को डॉक्यूमेंट दिया है गूगल ने, यामल, सॉरी गूगल ने क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने, यामल स्कीमा रेफरेंस। यहाँ पे जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमको ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का, जहाँ पे हम जो भी हमको चाहिए पाइपलाइन से रिलेटेड वो सब हमको यहाँ मिलता है। और यही इतना पाइपलाइन का सिलेबस है, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है यही पाइपलाइन का सिलेबस है। इसके अलावा पाइपलाइन लिखने में किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। ये हो गया मेरा पाइपलाइन। जब पाइपलाइन ओपन किया तो पाइपलाइन 3 तरीके से बनाया जाता है, एक स्टेजेस से, एक जॉब से, स्टेप्स से। तो मैंने कहा कि मैं स्टेजेस से बनाऊंगा। एक स्टेज में मैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करूंगा और दूसरे स्टेज में मैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट करूंगा। तो जब मैंने स्टेजेस को ओपन किया तो मुझे कुछ ऐसा चीज दिख रहा है जो बार बार यूज होने वाला जैसा लग रहा है, जैसे नेम पूल स्टेजेस ट्रिगर, नेम पूल स्टेजेस ट्रिगर। मुझे पता है कि मुझे पाइपलाइन का नाम देना पड़ेगा, मुझे एक एजेंट चूज करना पड़ेगा कि कौन सा एजेंट मुझे लेना है। अब ये एजेंट स्टेज के लेवल पे भी चूज कर सकते हो, एजेंट पूरे पाइपलाइन के लेवल पे भी चूज कर सकते हो, एजेंट जॉब के भी लेवल पे चूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको किस लेवल पे एजेंट चूज करना है। इसी में फिर पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। पैरेललिज्म क्या होता है, अगर मान के चलो आपका पाइपलाइन बहुत लंबा है और ये सब चीज इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने पाइपलाइन का टाइमिंग कैसे कम करोगे, एग्जीक्यूशन टाइमिंग कैसे कम करोगे। तो एक तो ये हो गया कि अलग अलग स्टेजेस में बना दिया और हर एक स्टेज में आप इमेजिन करो, यहाँ पाइपलाइन में मेरे 3 स्टेज है, मतलब आपके पाइपलाइन में 3 स्टेज है। अच्छा, तीनों स्टेज में अगर अलग अलग एजेंट रहे, अलग अलग एजेंट रहे, हाँ, और तीनों स्टेप जो है अगर डिपेंडेंट नहीं है सपोज, तो हम उसको पैरेलल चला सकते हैं या फिर नहीं, या फिर हम एक ही स्टेज के अंदर जितने जॉब्स हैं हमारे, जितने जॉब्स हैं हमारे, उन सब जॉब को, जिस जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, हम उसको पैरेलल चला सकते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आपके ऑफिस में आपको बहुत सारा जॉब ऐसा मिलता होगा जो आप पैरेलल कर लेते होगे। मतलब कोई काम करते करते कोई ऐसा काम है जिसको छोटा मोटा 20 में निपटा दिया, तो क्या उससे आपका समय बचता है कि नहीं बचता है। हाँ, तो पैरेललिज्म जो होता है ना, वो सेल्फ होस्टेड एजेंट में नहीं मिलता है, वो हमको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट में, और उसके लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब पैरेललिज्म हमको सेल्फ होस्टेड एजेंट में तब मिलेगा जब हमारा ये पेड सब्सक्रिप्शन होगा, और वहाँ पे हमको जाके उसे अलाउ करवाना पड़ता है और वो माइक्रोसॉफ्ट को फॉर्म फिल करके हमें ये परमिशन लेना पड़ता है। बात समझ में आया सबको, बात समझ में आया। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये 3-4 चीज जो दिख रहा है, नेम पूल स्टेजेस ट्रिगर, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पाइपलाइन का नेम देखता हूँ। नेम कॉलन पाइपलाइन लिखने का तरीका अपना, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन, चलेगा, एप्लीकेशन पाइपलाइन। नेम के बाद मैं क्या लिख दूं, पूल लिख दूं। पूल हमको पता है क्या है, डिफॉल्ट है। पूल के बाद क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हो गया। ट्रिगर क्या है, ट्रिगर एक लिस्ट है। ट्रिगर देने के बाद मैंने यहाँ पे मास्टर लिख दिया, मास्टर लिख दिया। अब ये तो हो गया मेरा मोटा मोटा काम।
अब यहाँ पे क्या आता है फिर, स्टेजेस, स्टेजेस के अंदर स्टेज, अब स्टेजेस एक लिस्ट है तो ऐसे ही आएगा। स्टेज के अंदर जॉब्स, जॉब्स के अंदर जॉब, जॉब के अंदर स्टेप्स। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या? इतना पाइपलाइन में अगर आप लिख दिए ना ये 9 लाइन, तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि भाई ठीक है, पता है। अब यहाँ पे मैं स्टेजेस, स्टेज जो पहला स्टेज है, हाँ, मैं यहाँ पे कोई नाम दे सकता हूं ना, जैसे मैं इस स्टेज में क्या लिख दूं कि मेरा एप्लीकेशन का कोड बिल्ड होगा, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, हाँ। ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन प्रोसेस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हेलो, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन प्रोसेस मैंने यहाँ पे स्टेज बना दिया है कि भाई ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है। इस जॉब्स के अंदर एक जॉब आया, तो यहाँ पे हम क्या जॉब का नाम दे दें? जॉब का नाम दे दें नोड इंस्टॉलेशन, या इसके बाद हम इसके नीचे हम डिस्प्ले नेम भी तो लिख सकते हैं ना। बोलो सब लोग, हेलो हेलो, डिस्प्ले नेम भी तो लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते? हमारे इस पाइपलाइन में यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो नेम, पूल, ट्रिगर, ये वो के बाद हम कहाँ चले? हम स्टेजेस के अंदर चले। तो यहाँ पे स्टेजेस विद स्टेज आ गया। अब यहाँ पे हम चले तो ये देखो ध्यान से, स्टेजेस के अंदर ही एक डिस्प्ले नेम आ रहा है, दिख रहा है सबको? हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टेजेस के अंदर हम, सॉरी, स्टेजेस के अंदर देखो किस लेवल, सॉरी, स्टेज के अंदर, मतलब स्टेजेस के अंदर स्टेज के ही लेवल पे, इसी स्टेज के लेवल पे हम डिस्प्ले नेम लिख सकते हैं। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो मैं ये ना लिख के कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, चलेगा? ऐसा कर दूं तो चलेगा? कोई दिक्कत? हेलो, नो सर, अरे बोलो दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। अब जॉब्स के अंदर, जॉब के अंदर स्टेप्स आया, तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप था वो क्या था? सबसे पहला स्टेप था नोड का इंस्टॉलेशन करना, नोड का इंस्टॉलेशन करना। मेरे को वर्जन दिया हुआ है 16 के ऊपर का कुछ करना है, चेक कर लेंगे कर्सर यहाँ है कि नहीं है। ऐड किया तो मेरा एक टास्क यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब जो मेरे readme.md में सबसे पहला टास्क लिखा हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क हमारा क्या था? दूसरा टास्क था हमारा npm, npm को इंस्टॉल करना। बट ये बोल रहा है कि भाई npm जो तुम इंस्टॉल करोगे ना, तो उसका जो फुल पाथ है वो कहाँ है? मतलब तुम्हारा जो पैकेज डॉट जेसन है वो है कहाँ? पैकेज डॉट जेसन वो है कहाँ? पैकेज डॉट जेसन कहाँ है? तो मेरे को चेयर ला के उधर बैठो। बहुत सारे ना प्री डिफाइंड सिस्टम डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, ठीक है? प्री डिफाइंड सिस्टम वर्किंग डायरेक्टरीज होते हैं जो अलग अलग फोल्डर के हिसाब से आप देखोगे, ठीक है, वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये सिस्टम टोकन्स कहाँ होते हैं? तो सिस्टम डॉट एक्सेस टोकन, ये सब वेरिएबल्स ही हैं जो डॉलर के अंदर लगते हैं, बनते हैं, वो वेरिएबल्स ही होते हैं। और ये बना के कौन रखा हुआ है हमारे लिए? हमारे लिए एडीओ ने ही बना के रखा हुआ है सब, हमें इसमें कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं होता है। अब देखो आज हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे, बिल्ड आर्टिफैक्ट्री, स्टेजिंग डायरेक्टरी, बिल्ड नंबर, बिल्ड यूआरआई, बिल्ड बाइनरी डायरेक्टरी, कंटेनर आईडी, ये वो सब कुछ देखो, ये सब क्या है? डिफॉल्ट हैं। हमको अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। देखो अब इन्वायरमेंट के लिए ये हो गया। हमारा क्या है ये देखो, कल सर जो आप पूछ रहे थे,
the local path on the agent where your source code files are downloaded. For example, C फोल्डर के अंदर हमारा एजेंट हमने बनाया है, उस एजेंट के अंदर कोई ना कोई एक फोल्डर वो बनाता है, उसके अंदर एस नाम का एक और फोल्डर बनाता है और वहां पे हमारा वो कोड रखता है। तो इतना जो पूरा का पूरा पाथ है, इसको इसने एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल का नाम दे दिया सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी। समझ में आया क्यों किया ऐसा? ये मेरे कंप्यूटर में है, हो सकता है आप अपने कंप्यूटर में सी फोल्डर के बजाय डी फोल्डर में ये बना रहे हो, क्वाइट पॉसिबल। कोई हो सकता है अपने किसी कंप्यूटर में सी फोल्डर की जगह कहीं और बना रहा हो। अगर वो लोकल में अपने पाथ चेंज कर देगा और मैं ये पाथ लोकल वाला दूंगा, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कल को कोई आए तो उसको वो पाथ ही ना मिले? बोलो ऋषभ सर, समझ आ रहा है जो बोल रहा हूं? भाई अगर मैं लोकल पाथ डिफाइन करूंगा ये वाला, तो हो सकता है कल को कोई आए और उसको ये पाथ ही ना मिले, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा। तो इसीलिए ये सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ये एक वेरिएबल होता है जो प्री डिफाइंड होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं। हमने इसको बता दिया कि देखो इसी जगह पे तुम्हारा पैकेज डॉट जेसन तुमको मिलेगा। यहाँ पे मैंने फिर से कर्सर चेक कर लिया और इधर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये npm इंस्टॉल हो गया। अगला प्रोसेस क्या है? npm इंस्टॉल होने के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? npm को बिल्ड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बिल्ड जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने कस्टम कमांड यूज कर लिया। अब ये कह रहा है फिर से मुझे वो पाथ दो जो तुम लेके आए हो, तो मैंने इसको दे दिया। इधर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, इधर ओपन कर दिया और इसके पहले मैंने डॉलर लगा दिया। और ये कह रहा है कमांड एंड आर्ग्यूमेंट दे दो। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? रन बिल्ड। चलेगा? रन बिल्ड। अब इसको क्या कर दिया इधर? गड़बड़ हो गया। सबसे पहला काम तो ना npm इंस्टॉल चलाना है, इसको पाथ दे देना है, इधर डॉलर लगा के वेरिएबल ब्रैकेट क्लोज करके इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है, कर्सर चेक करना है, इधर इसे ऐड कर देना है, एंटर मारना है, दोबारा से लोकेशन पे आ जाना है, दोबारा से npm ढूंढना है, npm ढूंढने के बाद इंस्टॉल की जगह कस्टम पे चले जाना है और फिर हमको ये एग्जैक्ट पाथ चाहिए क्योंकि पैकेज डॉट जेसन यहीं पे है, गलती ना हो। दोबारा यहाँ क्लिक कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं रन बिल्ड। अब यहाँ तक बिल्ड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? बिल्ड तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैं चेक कर पाऊँ कि ये जो बिल्ड हुआ है मेरा, ये हुआ या नहीं हुआ, वो सिंपल सा चीज़ है। पावर सेल का एक कमांड चला देंगे और पावर सेल के कमांड में हम करेंगे क्या? एक इनलाइन स्क्रिप्ट लिख देंगे कि भाई तुम जहाँ पे हो वहाँ ls कर दो। ls कर दो मतलब लिस्ट डाउन कर दो जितना भी मेरा फोल्डर फाइल बना। अब इसको क्या करूँ मैं? वैलिडेट एंड सेव कर दूँ। इसको नाम जो भी देना है दे दें। इसको हम एप्लीकेशन पाइपलाइन रन 1 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा करते ही मेन ब्रांच में कमिट हो गया, यहाँ से रन कर दिया, मतलब वो सेव होके वैलिडेट होके सेव हो गया। जैसे ही रन किया यहाँ पाइपलाइन मेरे को दिखने लगा। और ये जो मैंने डिस्प्ले नेम किया था देखो ये वहीं दिख रहा है टॉप पे, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन प्रोसेस। मैंने इसे क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ पे दिखा रहा है, एक लॉग दिखा रहा है कि ये टू डू एजेंट पे चल रहा है। ठीक है, मशीन का नाम ये है, एजेंट का वर्जन ये है, सारा कोड उसने चेकआउट कर लिया। कहाँ से? एज्योर रेपो से। ये देखो एज्योर रेपो से सारा कोड लेके आ गया। कहाँ ला के रखता है? तो ध्यान से अगर देखो सर, तो ये वही पाथ है, सी के अंदर, टू डू एजेंट के अंदर, वर्क के अंदर, वन के अंदर, एस के अंदर, एस फोल्डर के अंदर ये रख रहा है। तो यहीं तक का जो पाथ होता है उसे हम डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं। सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी,
ये सारा कोड जब वहाँ लेके आ गया तो अब क्या कर रहा है, नोड का इंस्टॉलेशन चेक कर रहा है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नोड इंस्टॉल है, इसलिए वो तुरंत नोड इंस्टॉल कर दिया। अगला काम वो क्या कर रहा है, npm इंस्टॉल चला के सारा पैकेज वो डाउनलोड कर रहा है। और यहाँ पे लॉग भी दिखा दिया कि 1573 पैकेजेस मैंने डाउनलोड किया, उसमें इतनी वल्नरेबिलिटी है, इतना सिक्योरिटी थ्रेट है, ये वो आप इसे फिक्स करो। मैंने जब ये कर लिया तब वो npm बिल्ड चला रहा है। बिल्ड थोड़ा सा टाइम लगाता है, बिल्ड कन्वर्जन करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही पावर सेल में मुझे दिख जाएगा node_module नाम का एक फोल्डर, और दूसरा मुझे कौन सा फोल्डर दिखेगा, बिल्ड नाम का फोल्डर दिखेगा। कौन सा फोल्डर दिखेगा मुझे, बिल्ड नाम का फोल्डर दिखेगा। तो अब वो देखो पावर सेल में आ गए तो हमको ये यहाँ पे दिखने लगा node_module नाम का फोल्डर और बिल्ड नाम का फोल्डर। सबको क्लियर है, node_module नाम का फोल्डर और बिल्ड नाम का फोल्डर हमको दिख गया। तो जब ये हमको दिख गया दैट मीन्स हमको समझ में आ गया कि मेरा काम फाइनलाइज हो गया और ये पाइपलाइन रन हो गया पूरा का पूरा। अब ऐसे अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ आपको दिखा देगा कि ये पाइपलाइन अच्छे तरीके से रन हो गया। अब हम लोग कल एक काम कर रहे थे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मल्टीपल बार कर चुके हैं। कल हम लोग एक काम कर रहे थे, हम लोग स्टोरेज अकाउंट के अंदर में क्या अपलोड कर रहे थे, अपना डेटा अपलोड कर रहे थे, बिल्ड को अपलोड कर रहे थे, एक्चुअली बिल्ड को अपलोड कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे हम लोग स्टोरेज अकाउंट के अंदर, क्या कर रहे थे दोस्तों, स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्ड को अपलोड कर रहे थे, बिल्ड को अपलोड कर रहे थे। और वैसे ही हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा आर्टिफैक्ट है, जो भी हमारा आर्टिफैक्ट है, हम उसको मल्टीपल जगह रख सकते हैं। कहां कहां रख सकते हैं, JFrog, नेक्सस, एज्योर आर्टिफैक्ट, डॉकर हब, और उसके अलावा आप उसको अपने स्टोरेज अकाउंट या AWS के S3 बकेट, इन सब जगहों पे कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं जब उसको रख रहा था तो मैंने क्या सोचा कि यार इसको कैसे रखें, तो मुझे एक सिस्टम चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक कमांड ढूंढा, ठीक है, कि एजेड स्टोरेज के अंदर कोई ब्लॉब डायरेक्टरी के अंदर कोई चीज़ अपलोड कैसे मारते हैं। तो एजेड स्टोरेज ब्लॉब डायरेक्टरी जब मैंने सर्च किया, यहाँ पे एजेड स्टोरेज ब्लॉब अपलोड ऐसा भी कुछ आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉब डायरेक्टरी ब्लॉब अपलोड। अब ये देखो यहाँ ब्लॉब अपलोड में ये नाम आ रहा है, स्टोरेज अकाउंट का नाम, कंटेनर का नाम, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर हम और रीड करें तो इतना ना देके अगर हमको केवल कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पे हम केवल स्टोरेज अकाउंट का नाम दें और स्टोरेज अकाउंट के नाम के साथ साथ कंटेनर का नाम दे दे, पाथ दे दे, और कुछ हमारा काम मिले, तो ये देखो पूरा का पूरा लिस्ट आ गया हमारे सामने। ऐसे ही अपलोड होगा, ऐसे ही डाउनलोड होगा, ठीक है। एज्योर स्टोरेज ब्लॉब अपलोड। अब इसको ऐसे नीचे आके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नाम है, कंटेनर का नाम है, और फाइल है और नेम है। देख रहे हो सब लोग। इसके अलावा जब इससे नीचे वाले में आते हैं, अपलोड थ्रू अ पाइप, डेटा स्ट्रिंग, कंटेनर, माई ब्लॉब, स्टोरेज अकाउंट का नाम, अकाउंट की, मतलब बहुत कुछ दे रहा है। तो इसमें से हम ये एक ले सकते हैं और इससे हम इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी चूज करने के बाद आप लोग ट्राई करना, ये तरीका मैंने कल बता दिया था, एरर आ रहा था, रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका और क्या है, कंटेनर, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर में इसको क्या करना, रखना। देखो स्टोरेज अकाउंट जो तरीका है वो बहुत पुराना तरीका है। जब मेरे पास आर्टिफैक्ट को स्टोर करने के लिए आर्टिफैक्टरी हब टाइप का स्पेशल चीज ही कोई बना दिया जाए, तो आप बताओ फिर मैं पुराने तरीके को क्यों इस्तेमाल करूं। बोलो सब लोग। भाई हमारे घरों में पहले पुराने तरीके से बहुत चीज़ों को प्रोक्योर किया जाता था, रखा जाता था, लेकिन आज उन तरीकों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे लेटेस्ट नए नए तरीके आ गए हैं। बोलो हाँ या ना। बट आप लोग उसको करना, ट्राई करना, मज़ा आएगा, उसमें भी मज़ा आएगा। बट मैंने क्या किया,
मैंने सोचा कि यार मैं ना वहाँ ना रख के क्या करता हूँ, इसको आर्टिफैक्टरी हब में अपलोड करता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट, दिख रहा है यहाँ पे पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट। अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ तो देख रहे हो ये क्या आ रहा है, फाइल और डायरेक्टरी पाथ। तो ये तो पाथ नहीं है हमारा, आप सबको पता है हमारा पाथ क्या है, भाई जो हमारा बिल्ड बना है वो यहाँ बना है ना, और स्लैश के बाद बिल्ड नाम का एक फोल्डर हमने लॉग के अंदर जाके एलएस के अंदर देख लिया है। देखा है कि नहीं देखा है, सबने देखा है कि नहीं देखा है? तो हमको तो ये बिल्ड वाला ही केवल अपलोड कराना है। अगर मैं इसे हटा दूं ना तो पूरा का पूरा कोड ही अपलोड मारने लगेगा, तो वो तो गलत तरीका है ना। अब मैंने क्या कर दिया, आर्टिफैक्ट का नाम रख दिया टू डू ऐप आर्टिफैक्ट, चलेगा ऐसा। अब आर्टिफैक्ट पब्लिश लोकेशन कह रहा है कहाँ, मैंने कहा एज़्योर पाइपलाइन के ऊपर रखो। देखो यहाँ से भी फिर से फाइल शेयर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहाँ से भी मैं स्टोरेज अकाउंट में भेज सकता हूँ, लेकिन अभी पाइपलाइन में ही हम रखेंगे। क्या करूँ, क्लिक करके चेक कर लूँ, एंटर मार के एक बार यहाँ कर लो, इसे ऐड कर दूँ। ये क्या हो गया भाई लोग, ये हमारा आर्टिफैक्ट क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। कहाँ पे, आर्टिफैक्टरी के अंदर, एज़्योर आर्टिफैक्ट के अंदर। चला के देखा जाए अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो रन करते हैं। अब ये रन में आप देखोगे कि मेरा आर्टिफैक्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, आर्टिफैक्टरी हब में स्टोर हो रहा है। अब जब इस प्रोसेस में वो अपलोड हो जाएगा तो अगले प्रोसेस में हमको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी यहाँ अब छोड़ो, अभी तक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन तक समझते हैं और आर्टिफैक्टरी हब को भेज देते हैं। अब एक बात बताओ, इंटरव्यूअर को बताने के लिए यहाँ पे आर्टिफैक्टरी हब लगाया है, मतलब अपलोड लगाया है। बिल्ड के बाद अपलोड से पहले हम यहाँ पे ट्रिवी स्कैनर लगा सकते हैं, हाँ, इमेज स्कैनिंग टूल ट्रिवी लगा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक इमेज स्कैनिंग टूल लगाने आ गया तो दुनिया जहान के सैकड़ों स्कैनिंग टूल लगाने में क्या कोई अलग प्रोसेस होगा, बताओ सब लोग। क्या दुनिया जहान के सैकड़ों टूल्स में कोई अलग प्रोसेस होगा? नहीं। आपको अपने इंटरव्यूअर को यही चीजें समझाना है कि इट्स नॉट अबाउट वन सिक्योरिटी टूल, आई कैन इम्प्लीमेंट n number of security tools, or you can say whatever the tool exists I can implement, because I know the process of implementation. I know the process of implementation in pipeline, so I can implement any kind of security tool or any kind of tool, either it is for monitoring or security. बात समझ में आया कि नहीं आया? और किसी एक का प्रोसेस बता देना है। करना क्या है यार, सो असिस्टेंट में ही तो जाके सब कुछ करना है यार। तुमको कौन सा घर से किसी चीज को लेके आना है। अभी आप लोगों को मैं लिंटिंग विंटिंग सब सिखाऊंगा अभी अगले लेक्चर में, फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये तो ऐसे ही है। ये देखो आर्टिफैक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, वन आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस्ड, और ये आर्टिफैक्ट मेरे कहाँ स्टोर्ड है, ये देखो, ये देख रहे हो। और केवल बिल्ड आया है भाई, और कुछ नहीं आया, केवल बिल्ड आया है। आप लोग ट्राई मारने के लिए एक बार बिना बिल्ड के सब कुछ, केवल सिस्टम डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी छोड़ देना, आप देखोगे कि वहां सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? वो टाइम बहुत लगाएगा। अच्छा तरीका क्या है, यहाँ के जिसकी जरूरत है उसी को लेके जाएं, हाँ, जिसकी जरूरत है उसी को लेके जाएं। अब मैं क्या करूं, एंटर मारूं, और यहाँ पे देखो अब ये एक स्टेज कंप्लीट हुआ, अभी एक स्टेज कंप्लीट हुआ, तो अब हम कहाँ चलेंगे, अगले स्टेज में चलें। और अगला स्टेज में भी हम डिस्प्ले नेम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख दें, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। मैंने लिख दिया कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। अब बहुत सिंपल सा चीज है कि आपको पता है जॉब, लो जॉब्स आ गया, जॉब्स के बाद जॉब आ गया, जॉब के बाद स्टेप्स आ गया, और इसी स्टेप्स में अब मुझे क्या करना है। सबसे पहला काम तो हम इस आर्टिफैक्ट को जो इस वाले स्टेज में अपलोड किए थे, सबसे पहला काम है इसको डाउनलोड करना। बताओ इससे इंपॉर्टेंट कोई काम, हेलो दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट कोई काम, आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले स्टेज में कुछ हो सकता है क्या? अनम्यूट करके बताओ सब लोग। आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई हो सकता है इस स्टेज में?
नो सर। बाकी लोग सोने वालों जग जाओ। इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, कैसे सो सकते हो यार, कैसे नहीं रिस्पॉन्स कर सकते हो आप लोग। अब जैसे हमने अपलोड किया था वैसे ही यहाँ पे डाउनलोड अगर सर्च मारें तो भी हमारे सामने ऑप्शंस आता है डाउनलोड पाइपलाइन आर्टिफैक्ट, देख रहे हो, डाउनलोड बिल्ड आर्टिफैक्ट, डाउनलोड आर्टिफैक्ट फ्रॉम फाइल शेयर। हमको तो क्या चाहिए, जो बिल्ड आर्टिफैक्ट है उसी को तो डाउनलोड करना है। हेलो बोलो, देखो यहाँ पे मल्टीपल चीजें दे रही हैं। मैंने क्या कर दिया, डाउनलोड बिल्ड आर्टिफैक्ट कर दिया, और ये कह रहा है कि आप डाउनलोड कहाँ से करना चाहते हो, मैं सॉरी कौन सा वाला डाउनलोड करना चाहते हो आर्टिफैक्ट। तो ऑब्वियसली बात है करंट बिल्ड, जो तुरंत लेटेस्ट करंट बिल्ड हो के आए, जो लेटेस्ट अपलोड हुआ है उसी लेटेस्ट को डाउनलोड कर लो। बोलो सब लोग सही है या नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि डाउनलोड टाइप, मैंने कहा स्पेसिफिक, बस वही आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करो जो मैं कह रहा हूँ करने के लिए। यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोग पता है एक आर्टिफैक्ट बनाया हुआ है, नाम बनाया, तो जैसे ही मैं इधर पेस्ट करता हूँ, जाना ठीक है। ये क्या आ गया, टू डू आर्टिफैक्ट नाम का आ गया। अब ये कह रहा है कि आप पैटर्न मैच कर लो। अब ये बोल रहा है कि आप जो डाउनलोड करोगे ना उसका डेस्टिनेशन कहाँ रखोगे। तो देखो ये डिफॉल्ट इसमें आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करने का जगह बना हुआ है। जैसे इधर हमारे पास सिस्टम डिफॉल्ट, सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, वैसे आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करने का डिफॉल्ट फोल्डर होता है। बट इसके आगे मैं केवल एक और चीज़ लिख दूंगा, तुमको बिल्ड नाम से एक फोल्डर बना के उसके अंदर इसको डाउनलोड करना है। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बोलो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब क्या करूँ, इसको यहाँ स्टेप्स के पास क्लिक करके इसे ऐड कर दूँ, इसे ऐड कर दूँ। अब ये हो गया मेरा डाउनलोड। चलाऊँ इसे, चला लेते हैं एक बार, देखते हैं डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, रन कर देते हैं। अब जैसे ही रन किया ये देखो दो स्टेजेस में चेंज हो गया। पहले स्टेज में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, दूसरे स्टेज में कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होगा। अब चलो, जब तक ये पाइपलाइन चल रहा है, समय ना खराब करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि अब क्या करें। अब क्या करें, अब इस मैनुअल प्रोसेस में हम क्या करते थे। जब हमारा आर्टिफैक्ट हमको मिल जाता था, बिल्ड मिल जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, याद करो। तो हम लोग SCP करवाते थे, और हम लोग इसको ना एक अलग फोल्डर बना के होम यूज़र के ऊपर इसको कॉपी करवाते थे। डायरेक्ट कॉपी करने में परमिशन डिनाइड का प्रॉब्लम आता था, याद है, याद है सबको, कि जब हम लोग डायरेक्ट इसको कॉपी करवाते हैं where/www/html पे, तो परमिशन डिनाइड का प्रॉब्लम आता है। अगर मैं वही काम यहाँ करूँ तो सेम प्रॉब्लम देगा परमिशन डिनाइड का, देगा कि नहीं देगा। मैं अगर इस पाइपलाइन में जो ये चल रहा है, ये पाइपलाइन में जहाँ आर्टिफैक्ट आ जाएगा उसके बाद एक स्टेप बनाऊं और उसी आर्टिफैक्ट को केवल क्या करूं, कॉपी करवाना। अच्छा एक बात बताओ, मेरा जो वर्चुअल मशीन है, मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो कहाँ है, portal.azure.com, हाँ portal.azure.com। और जब हम लोग वर्चुअल मशीन को लॉगिन करते हैं टर्मिनल से, तो कैसे करते हैं, SSH, उस मशीन का यूजर नेम @public IP, बोलो यही करते हैं। उसके बाद उसका पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड देते ही हम उस मशीन के अंदर एंटर कर जाते हैं। कर कैसे रहे, SSH के थ्रू। अब ये जो आपका पाइपलाइन आपने बनाया हुआ है, ये जो आपने अपना पाइपलाइन बनाया हुआ है, सोच के देखो, देखो ये भी जॉब कंप्लीट हो गया, और इधर में ये सब जो भी डाउनलोड करना था इसको डाउनलोड कर लिया इसने, ठीक है, ये सब डाउनलोड कर लिया।
फोल्डर वोल्डर जहाँ भी जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर था ये देखो, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक बिल्ड नाम का फोल्डर बना दिया, ये सब इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। दिखा भी रहा है टोटल कंटेंट 2.5 MB का है, टोटल कंटेंट कितना है 2.5 MB का है, ये सब डाउनलोड कर लिया, हमारा ये पाइपलाइन का जॉब कंप्लीट कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि ये एक पाइपलाइन है, ये एज्योर पोर्टल के ऊपर जाके रिसोर्स क्रिएशन और ये सब के लिए तो इसके पास सर्विस कनेक्शन है, ध्यान से समझना। कंट्रीब्यूटर का रोल तो है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूटर को वीएम में घुसने का अथॉरिटी होता है अगर उसके पास आईडी पासवर्ड ना हो तो? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। नो सर। अगर आपने सर्विस कनेक्शन बनाया है और सर्विस कनेक्शन को आपने कंट्रीब्यूटर का रोल दिया हुआ है, तो क्या ये आपके वर्चुअल मशीन में घुस सकता है? नहीं। बाकी लोग ममता, माही, मनाली घुस सकता है? हाँ ममता, बिना नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक नया सर्विस कनेक्शन बनाना होगा। अरे भाई सर्विस कनेक्शन क्या मतलब, मेरे बिहाफ पे वो अथॉरिटी वाला बंदा एसएसएच सर्च करूं, ये लो जी, ये लो एसएसएच आ गया। होस्ट नेम जो तुम्हारा मशीन है मेरे भाई, जो तुम्हारा फ्रंट एंड वीएम है, पहले तो इसको स्टार्ट कर लो। इसके नेटवर्क सेटिंग में जाके इसके पोर्ट इनेबल्स कर दो, नेटवर्क सेटिंग ओके, सारा पोर्ट इनेबल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओवरव्यू में आ गया, यहां से क्या करूं मैं, पब्लिक आईपी कॉपी कर लूं। होस्ट मतलब क्या, पब्लिक आईपी। होस्ट मतलब क्या, पब्लिक आईपी। एसएसएच करने के लिए कौन सा पोर्ट इनेबल होता है, एसएसएच करने के लिए कौन सा पोर्ट इनेबल होता है, एसएसएच करने के लिए कौन सा पोर्ट इनेबल होता है? अरे डिफॉल्ट पोर्ट एसएसएच करने के लिए क्या होता है भाई लोग? 22 यहाँ दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन में आप यूजर नेम दे दो, तो मेरे वीएम का यूजर नेम ही था। कह रहा है पासवर्ड दे दो, दे देते हैं। कह रहा है सर्विस कनेक्शन का नाम बता दो, बना दो। डन है, सेव कर दूं। एक और मेरा सर्विस कनेक्शन बन गया, किसका, एसएसएच का। एसएसएच करने का मतलब अब मैं वीएम के अंदर भी घुस सकता हूं। एसएसएच करके मैं कहां घुस सकता हूं, वीएम के अंदर घुस सकता हूं। मैंने सब कुछ दे दिया उसको। दोस्तों समझ आया कि नहीं आया, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हेलो, इसके बिना आप वीएम में घुस नहीं सकते ना, चक्कर ये है। जब वीएम में जाओगे नहीं, लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, तो वीएम में काम कैसे करोगे भाई, ये कॉपी कैसे करवाओगे? तब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम चले गए उसके अंदर, तो यहाँ पे अगला स्टेप जो है वो कॉपी करवाने का हम कर सकते हैं? उतना नहीं, 7 बज गए हैं, 6 बजे जगह क्या रहा है, कॉपी फाइल ओवर एसएसएच दिख रहा है, कॉपी फाइल ओवर एसएसएच दिख रहा है। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, तो मेरे को कह रहा है सर्विस कनेक्शन का नाम दो, एक ही है ही एसएसएच के लिए, एक ही सर्विस कनेक्शन है ही, फ्रंट एंड वीएम। कह रहा सोर्स का फोल्डर दे दो, सोर्स का फोल्डर दे दो। तो सोर्स का फोल्डर क्या है दोस्तों, यही है या कुछ और है, यही है या कुछ और है? मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, इसके बाद इसके पे जितना भी है सब कुछ। कह रहा टारगेट फोल्डर दे दो। टारगेट फोल्डर क्या है, /var/www/html, यही है या कुछ और है? टारगेट फोल्डर यही है या कुछ और है? बट जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा ना, ऐड करके पाइपलाइन चलाएंगे ना, हमको पता होना चाहिए क्या एरर आने वाला है। क्या एरर आने वाला है दोस्तों, क्या एरर आने वाला है? ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या एरर आएगा, हेलो? क्या एरर आएगा? परमिशन का आएगा। परमिशन का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई आप एक दूसरे यूजर के अंदर जाके कुछ आप अपलोड करना चाहते हो, अपने अंदर नहीं। जो आप
who am I करके जब हम देखते हैं तो वो यूजर जो है वहां पे आप करवा सकते हो, लेकिन आप ऐसे कहीं पे भी नहीं करवा सकते। मानते हो? चलो, तो ये देखते हैं ये अपना काम कर रहा है। अब ये एरर आएगा। अब हमको पता है एरर आने वाला है, तो दूसरा तरीका और क्या हो सकता है ये करने का? हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, हम लोग ये मैनुअल प्रोसेस में कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये आर्टिफैक्ट बना हुआ है, जो मेरा ये आर्टिफैक्ट बना हुआ है, इसको मैं क्या कर दूं, इस आर्टिफैक्ट को, बने हुए आर्टिफैक्ट को अपने डायरेक्ट एज्योर के वीएम के किसी यूज़र वाले फोल्डर में कॉपी करवा लें। बोलो, किसी यूज़र वाले फोल्डर में कॉपी करवा लें, किसी भी फोल्डर में। अब जो ये कॉपी होगा, अब जो ये कॉपी होगा, तो यूज़र वाले फोल्डर में जब ये कॉपी होगा तो इसको मैं वहाँ से उठा के, सपोज करो कि हमने इसमें जो कॉपी करवाया है, अब सबको पता है बहुत सारे फोल्डर होते हैं, हमें कोई एक फोल्डर ले लेते हैं, लेट्स से टीएमपी ले लेते हैं। टीएमपी होता है ना, टीएमपी के अंदर हमने एक टू डू ऐप नाम का फोल्डर बनाया और यहाँ पे हमने ये कंटेंट पूरा कॉपी करवा दिया। अब क्या करें, एक और कमांड चलाएं और उस कमांड से हम लोग, मतलब जैसे कॉपी कमांड चलवाएं, cp-rf, ठीक है, और क्या कर दें, /tmp/app to do से हम लोग कहाँ कॉपी करवा दें, /var/www/html। अगर ऐसा हम करें तो कोई समस्या? बोलो, हेलो 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 हेलो, कहाँ हो भाई लोग, कहाँ हो यार, कहाँ हो? इतना कहने के बाद भी यार जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, कहाँ हो सब? सर एक बार रिपीट कर दो ये वाला। परमिशन का दिक्कत आएगा, डायरेक्ट करवाएंगे तो वहां पे हम एससीपी करवाते थे, फिर सिक्योर कॉपी करवाते थे एज्योर के ऊपर किसी और, मतलब जो वीएम होता है हमारा उसके किसी और फोल्डर में, फिर वहां पे जाके हम लोग कॉपी करवाते थे इस लोकेशन पे। भाई जब मैनुअल डिप्लॉयमेंट किए हो आप लोग तो ऐसे ही तो करते थे ना, दो जगह कॉपी करवाते थे, एससीपी करवाते थे, यूज उसका कंप्यूटर का आईपी देते थे, यूजर नेम देते थे, पासवर्ड देते थे, तो वहां जाके कॉपी करता था और फिर सूडो करके आप लोग उस तरह में कॉपी करवाते थे वैर वाले nginx के ऊपर। याद है कि नहीं याद है? भूल गए क्या सब लोग मैनुअल डिप्लॉयमेंट? हाँ, भूल गए क्या सब लोग मैनुअल डिप्लॉयमेंट? नहीं ना? तो यहां तक तो याद है। अब एक चीज सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि मैं जब ये कॉपी करवा रहा हूं तो ये भी तो होगा ना कि पहले से इस जगह पे कुछ हो ऑलरेडी, पहले से इस जगह पे हो कुछ ऑलरेडी, तो इससे पहले हमको इसको क्लीन करना मांगता है कि नहीं मांगता है? बोलो, इसको हमें क्लीन करना मांगता है कि नहीं मांगता है? भाई जो हम आर्टिफैक्ट, सपोज आपका जो HTML फोल्डर है उसके अंदर पहले से भी तो कोई आर्टिफैक्ट होगा ना, तो अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है कि नहीं है? तो हम अगर यहाँ पे rm-rf और इसके बाद हम लोग var/www/html ऐसा कुछ कर दें, इसके बाद स्टार लगा दें कि इस फोल्डर के अंदर जितना कुछ है तुम पहले उसको रिमूव करो और फिर तुम उसके अंदर ये कॉपी करवाओ, तो ज्यादा बढ़िया होगा। बोलो, ज्यादा बढ़िया होगा ये प्रोसेस। अब एक चीज और दिमाग लगा के सोचो कि अगर मान लो ये आरएम कर रहा हो और ये कहीं गलती से पूरा फोल्डर ही डिलीट कर रहा हो, तो हम अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस लगा दी कि ये फोल्डर बना भी दे, अगर या चेक कर ले, जैसे हम लोग नोड इंस्टॉलर चेक ही तो करते हैं ना, हेलो, नोड इंस्टॉलर हम लोग चेक ही तो करते हैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक चेकर लगा दूं टाइप कि अगर ये var/www/html ना हो तो तुम उसको बना भी देना, तो ज्यादा तगड़ा प्रोसेस हो जाएगा, एकदम जीरो एरर प्रोसेस हो जाएगा
कि भाई पहले तो तुम इसके अंदर जो भी कूड़ा कचरा है उड़ा दो, फिर उसके अंदर तुम एक, अगर तुम्हारे पास ये फोल्डर नहीं भी है तो तुम चेक कर लो, अगर है तो बना, नहीं है तो बना दो, है तो कोई बात नहीं है, फिर उसके अंदर तुम इस वाले लोकेशन से सब कुछ कॉपी करवा दो। ऐसा ही, ऐसा करें तो कोई दिक्कत, और ऐसा करें तो शायद ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्या एरर आया पढ़ के देखते हैं, वही एरर आया होगा, परमिशन डिनाइड। अनहैंडल नॉट फाउंड सोर्स फोल्डर, सी के अंदर, ये के अंदर बिल्ड नॉट फाउंड सोर्स फोल्डर। अच्छा, अभी तो वैसे इसने चेक करके बोला कि मेरे को सोर्स फोल्डर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा, इसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर मिल भी गया ना, चलो अभी हम इसको सोर्स फोल्डर इसका चेंज करते हैं, फिर वो एरर देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हमने इसको सोर्स में क्या दिया हुआ है, हमने इसको सोर्स में सिस्टम के अंदर बिल्ड के बाद स्टार लगा दिया है, और हमने यहीं डाउनलोड किया बिल्ड। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको वैलिडेट एंड सेव कर देते हैं, इसे रन कर देते हैं। जैसे मैं इसका नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। हो गया एप्लीकेशन पाइपलाइन, ठीक है, तो अब आएगा एरर, देख रहे हो, ये एरर मैं पूरा अगर कॉपी कर लूं तो ये क्या कह रहा है, इधर नोटपैड में, इधर सॉरी, इधर आके पढ़ लेते हैं। फेल टू कॉपी, यहां से डायरेक्टरी टू रिमोट मशीन, फेल टू अपलोड फोल्डर ऑन रिमोट मशीन, एरर अपलोड फाइल्स, राइट सिस्टम एरर, परमिशन डिनाइड, दिख रहा है परमिशन डिनाइड। और अगर आप लोग इस पाइपलाइन में जाके देखोगे ना, तो उस एसएसएच से, जो हमने एसएसएच सर्विस कनेक्शन बनाया है, उससे यहाँ पे रिमोट सेटअप हुआ है, देख रहे हो, सेटिंग अप सर्विस कनेक्शन टू रिमोट होस्ट, कनेक्शन सेटअप हुआ, सब कुछ हुआ। एरर किसका आया, परमिशन का आया। क्यों परमिशन का, आप सबको पता है परमिशन का एरर क्यों, भाई सूडो सुपर यूजर चाहिए उसको ये करने के लिए, कोई भी यूजर नहीं कर पाएगा, तो वो एरर तो आना ही आना था। अब क्या करें हम लोग, तरीका हमें पता है, बस काम करना है, हमें काम बनाना है, उसको एडिट वेडिट करके डन कर देना है मामला। तो अब जो ये करवा रहे हैं हम लोग ना, इसको कॉपी करवा रहे हैं, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, और सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले इसको सबसे पहला काम करके नॉर्मल तरीके से इसको कॉपी करवा दो। अच्छा, कॉपी कहाँ करवाएंगे, उसके पहले हमको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, बोलो सब लोग, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा कहीं पे भी। तो आप सबको पता है, ये सब काम करने के लिए हम लोग
क्या यूज कर सकते हैं भाई? जो कॉपी करवाने वाला चीज था, यहाँ है ना कॉपी फाइल ओवर एसएसएच। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग को पता होगा, जैसे हम लोग यहाँ ये पावर सेल लिख रहे हैं, हम लोग कमांड चला रहे हैं, तो हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए, हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो आके मेरा फोल्डर बनाए। बोलो सब लोग, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आके मेरा क्या करे, क्या करे दोस्तों? फोल्डर बनाए। फोल्डर बनाए। फोल्डर बनता कैसे है? mkdir कमांड से। फोल्डर कैसे बनता है? फोल्डर कैसे बनता है? mkdir कमांड से। और कमांड कहाँ चलेगा? पावर शेल पे या फिर पावर सेल पे। और कोई तरीका कमांड चलाने का? ये हमारे मशीन के अंदर कमांड चल रहा है, पावर सेल के अलावा और कोई तरीका? ऐसा ये कर लें। पहले तो सीडी करके हम इसको टीएमपी के अंदर घुसा देते हैं, और फिर क्या करें, mkdir करके एक -p कमांड होता है mkdir में, ठीक है, -p कमांड। चलो देख लेते हैं क्या होता है। तुम उठना नहीं, ठीक है? देखो आ रहा है ना नीचे, -mkdir मीनिंग -p. So the command mkdir-p command is widely used to utility in Unix Linux system for creating directories. It is an extension of basic mkdir command with -p option adding additional functionality. Create parent directory automatically. No error for existing directory. होता क्या है ना कि जब हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं ना पाइपलाइन से, ध्यान से समझना इस चीज को, जब हम लोग ना डायरेक्टरी बनाते हैं पाइपलाइन से ना, तो मैं ना आप लोगों को दिखा भी दूंगा वो एरर। अच्छा, वो एरर दिखा के फिर आप लोगों को ये -p लगवाऊंगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग को फील ज़्यादा बढ़िया आएगा। अभी मैं ये -p नहीं लगाता हूँ ना, तो अब मैं क्या करूँ, CD के अंदर घुस के TMP के अंदर एक ऐप टू डू नाम का, ऐप टू डू फोल्डर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। चलेगा? बोलो सब लोग, चलेगा? अभी क्या करूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो ये क्या आ गया मेरा, एक स्क्रिप्ट आ गया, एक स्क्रिप्ट आ गया जो कर क्या रहा है, पहले तो CD करके TMP के अंदर घुसेगा और फिर mkdir के अंदर घुसेगा। समझ आया? सॉरी, नया डायरेक्टरी बनाएगा TMP के अंदर ऐप फोल्डर नाम से। अब फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो कंटेंट है हमारा, इसको हम कहाँ कॉपी करवा देंगे, इस वाले डेस्टिनेशन पे। बोलो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा सबको? इस वाले डेस्टिनेशन पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट कॉपी करवा देंगे। फिर से चले वहीं, कॉपी ओवर एसएसएच। हाँ, कॉपी ओवर एसएसएच। अरे बोलो दोस्तों, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सोर्स फोल्डर ये है, क्लिक कर लेते हैं, यहाँ भूले ना हम लोग। टारगेट फोल्डर ये पूरा चलेगा। फिर से ध्यान से यहाँ क्लिक कर लेते हैं, हो गया। ऐड कर दूं? ऐड कर दिया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया, फोल्डर बना दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया इसने, उसको इधर में कॉपी करवा दिया। अगला काम क्या करें, जब हमारे पास सिस्टम के अंदर सब कुछ जा चुका है, तो फिर से कॉपी ओवर एसएसएच करें, और उसमें हम लोग कुछ कमांड भी चलाना पड़ेगा, सूडो करना पड़ेगा। बोलो, बिना सूडो किए कुछ होगा क्या? हेलो भाई, सूडो करते थे ना, सूडो किए बिना तो नहीं वो डिलीट करेगा, या फिर सूडो किए बिना तो वो नहीं आपके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करवाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सब लोग याद करो अपना मैनुअल प्रोसेस, सब लोग याद करो मैनुअल प्रोसेस जो हम लोगों ने एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट में मैनुअल प्रोसेस किया था। हम लोगों ने एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट में मैनुअल प्रोसेस किया था। हाँ कहीं ऐसे लिखा है या मैं SCP करके हम लोगों ने, हाँ SCP करके हम लोगों ने, देखो यहाँ पे भी सबसे पहले जब कॉपी करवाया था तो ये होम और यूज़र के अंदर ही करवाया था, होम और यूज़र के अंदर ही करवाया था। जब होम और यूज़र के अंदर करवा रहे हैं, जब होम और यूज़र के अंदर ही हमने करवाया है, तो यहाँ तो हमारा वेब सर्वर जो है उसका पाथ तो ये है नहीं। वेब सर्वर का पाथ क्या होता है? वेब सर्वर का पाथ क्या होता है? हेलो, वेब सर्वर का पाथ क्या होता है? बताओ, NGINX के वेब सर्वर का पाथ क्या होता है? USR शेयर। USR शेयर, बहुत बढ़िया। कहाँ के लिए होता है मनाली है? सर ये डॉकर का होता है, NGINX का ये क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, सॉरी बताओ जल्दी। और कोई? सर वह WWSTML होता है। क्या हो गया? स्लैश वेर स्लैश www स्लैश html। मनाली क्या हो गया? ऐसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? कितनी बार यहाँ लिख दिया, कितनी बार अभी बता दिया, इससे कैसे कंफ्यूज हो सकते हो यार आप लोग? पढ़ाना नहीं हो रहा मनाली अच्छे से, फोकस नहीं है। कैसे बोल सकते हो यार? यहाँ पे लिखा, इतनी बार लिख लिख के बता रहा हूँ, अभी जस्ट बताया, कैसे यूजर शेयर NGINX बोल दे रहे हो यार? चलो अच्छा, एक चीज, एक बात बताओ अगेन, क्या हमारे इस पावर सेल को अथॉरिटी है? क्या इस पावर सेल को हमारे अथॉरिटी है बिना SSH के? जब हम पावर सेल खोलते हैं और उस पर SSH कर लेते हैं, तब न जाके हम ये सब काम कर पाते हैं। हाँ, जब हम लोग पावर सेल खोल लेते हैं, ये खोल लिया मैंने पावर सेल, अब जब हम यहाँ पे SSH कर लेते हैं तभी ना हम ये सब कुछ करने के केपेबल होते हैं। केवल पावर सेल में मैं कॉपी करवा दूँ तो हो जाएगा क्या? नहीं, हमको ना SSH ही यूज़ करना होगा। और देखो यहाँ पे SSH ना आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, रन सेल कमांड और स्क्रिप्ट ऑन अ रिमोट मशीन, देख रहे हो? तो अगर मैं ये कर दूं, यहाँ पे ये कमांड्स दिख रहा है, सर्विस कनेक्शन चूज कर लूं और कमांड्स में अब मैं यहाँ पे अगर CD करके TMP के अंदर जाऊं और फिर MKDIR करके TMP के अंदर फोल्डर बनाऊं तो चलेगा? बोलो। तो ये सब चीज़ ठीक है, धीरे धीरे अप्रोच समझ में आएगा। देखो यहाँ पे भी कमांड, ये कमांड है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं है, इनलाइन स्क्रिप्ट नहीं, कमांड है। अब ना ये बिना मतलब का, अच्छा इतना नाटक है तो हटा ही देते हैं, 2 सेकंड तो लगेगा वहाँ से करने में, यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं है? सर्विस कनेक्शन चूज़ करना है, CD करके /TMP लिखना है, MKDIR लिख के
tmp/app to do फोल्डर, ऐसा कुछ बना दिया, ऐड कर दिया, हो गया ऐड। अब ये फोल्डर बन गया। अब अगला क्या कराना है, कॉपी कराना है, वो भी हम ऐसे ही करेंगे, SSH से ही करेंगे। देखो यहाँ पे हमको सब ना SSH से ही करना होगा, क्योंकि हमारा हम काम जो कर रहे हैं ना वो VM के ऊपर कर रहे हैं दोस्तों, ना कि हम कहीं नॉर्मल जगह कर रहे हैं। तो आप लोग इसको समझना पड़ेगा कि ये हमारे जब वहाँ पे हमने LS किया था ये पावर सेल में, तो हमारे लोकल सिस्टम में है, तो चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं चलेगा। समझ रहे हो? क्लैरिटी मिला जो बता रहा हूँ मैं? चलो ये देखो, ये सब ऐड कर दिया, ये इधर आ गया, अब इधर कॉपी होके इधर चला गया। अब अगला कमांड हमारा क्या होगा, फिर से हमको SSH करके ही घुसना है VM के ऊपर। और ये लो, ये ले लिया, सर्विस कनेक्शन सेलेक्ट कर लिया, कमांड कर दिया। अब क्या करूं, सबसे पहला काम तो मेरे को ये करना होगा कि सूडो करके जो उस RM उस फोल्डर के अंदर है, कहाँ, sudo rm-rf/www/html/star, मतलब जो है इसके अंदर पहले से सब उड़ा दो, यही ना, बोलो यही ना। फिर क्या करूं, फिर सूडो करूं, CP करवाऊं, फिर हाइफन लिखूं RF कि जितना भी इसके अंदर फोल्डर है, किसके अंदर, सोर्स कौन है, tmp/app to do फोल्डर, डेस्टिनेशन क्या है, /var/www/html। यही है या कुछ और है, यही है या कुछ और है, ऐसा ही है। अब देखो इसमें भी एरर आएगा, बात समझना, क्यों आएगा बताऊंगा। जब ये हम उड़ा रहे हैं ना, तो ये बोलेगा कि मेरे को ये डायरेक्टरी ही नहीं मिल रहा, तो हमको यहाँ पे एक और लाइन क्या ऐड करना होगा बीच में, कि तुम एक काम करो, डायरेक्टरी है कि नहीं है ये चेक कर लो, और अगर नहीं है तो बना दो, है तो ऐसे ही रहने दो। समझ आया प्रोसेस, समझ आया? चलो तो अब पाइपलाइन चलते हुए देखते हैं। 10 मिनट में और क्लास खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। तो अब बताओ भाई, किसको किसको टफ लग रहा है एप्लीकेशन पाइपलाइन, क्या कुछ है? क्या ऐसे ही पाइथन का पाइपलाइन हम नहीं सेटअप कर सकते? हाँ, क्या हम ऐसे ही पाइथन का पाइपलाइन नहीं सेटअप कर सकते? रीडमी पढ़ के ऐसे ही टास्क में जाके पाइथन का टास्क ला के हम पाइथन को नहीं सेटअप कर सकते हैं? बोलो। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, इसको हम लोग कंटेनराइजेशन में अपलोड करके, सॉरी, डिप्लॉय करके चला के दिखा चुका हूं, और आपको मैनुअल तरीके से भी मैंने आप लोगों को अपलोड करवा के दिखा दिया। आज हम लोग पाइपलाइन से भी कर लेंगे। अब पाइथन वाला जो है ना, वो सब आप करोगे, डेटाबेस सेटअप सब आप लोग करोगे। अब किसी और को लग रहा है कि सच में नीड है दोबारा से उसे कराने की, या अब हो जाएगा? एक प्रोसेस समझ में आ गया तो उसको समझने में कोई बहुत मुश्किल, हेलो, क्योंकि उसका तो कोड ही ऑल टुगेदर अलग है ना, इसका कोड ऑल टुगेदर अलग है, उसका कोड ऑल टुगेदर अलग है, उसके लिए एक अलग पाइपलाइन चलेगा। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, तो वो भी कर सकते हैं, सेम पाइपलाइन में भी कर सकते हो भाई। सर्विस कनेक्शन अलग बनाना पड़ेगा, VM फ्रंट बैकएंड VM के लिए अलग SSH बनाना होगा, हो गया काम, डन मामला, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से करना, और जो करेगा आप समझो भाई पाइपलाइन सब आपका रेडी हो गया। अब इसी पाइपलाइन को आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है बस। यही रियल एक्सपीरियंस है, यही रियल प्रोजेक्ट है भाई, ऐसा ही होता है रियल प्रोजेक्ट में भी, इससे अलग कुछ नहीं होता है। अब मिथ में रहना है तो अलग बात है, रियल प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या कर दिया इसने। ये ने देखो एक फोल्डर बना दिया, देख रहे हो? अच्छा, ये फोल्डर बन गया, कॉपी भी करवा दिया, तो पहली बार था इसलिए हो गया। अब दोबारा मैं सेम चीज करूंगा तो बोलेगा डायरेक्टरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और दोबारा इसी को चलाएंगे ना तो एरर भी आएगा। देखो चला के दिखाऊंगा आप लोगों को। अब क्या करें, हिट मारें पब्लिक IP पे,
तो यहाँ पे पहले SSH करके घुस के देख लेते हैं, आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगाता है, आप सबको पता है। और उससे पहले मैं मीनवाइल आप लोगों को SSH करके घुसा के दिखा देता हूँ। ठीक है, सीधे चलो CD करके। ये देखो ऐप टू डू फोल्डर नाम का फोल्डर ही आ गया। क्या गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे? CD करके हम ऐप टू डू के अंदर घुसेंगे, है ना। अरे ऐसा फ्रीज हो जा रहा है मेरा पावर से। गलती हो रहा है ना यहाँ पे? हेलो, गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो कंटेंट आना चाहिए, ना कि ये पूरा का पूरा फोल्डर आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पाइपलाइन में हम लोगों ने, अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे हमने स्टार नहीं लगाया। हाँ, स्टार नहीं लगाया। हमने उसको ये नहीं बोला कि भाई तुम ना केवल अपना कंटेंट भेज दो, अपने आप कोई पूरा मत कॉपी करवा दो। यहाँ पे देख रहे हो क्या गलती हो गया है? बात समझे कि नहीं समझे सब लोग? हेलो, इसके अंदर का कंटेंट हमको करवाना है, ये करवाना है। समझ आया सबको कि नहीं आया? अब देखो इस केस में इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब गलत आर्टिफैक्ट चला गया है, तो अगर ये नहीं डिलीट करेगा तो वो वहां पे फालतू का फोल्डर पड़ा रह जाएगा। चलो अब इसे दोबारा चला के देखते हैं। अब वो करेंट एग्जिस्टिंग फोल्डर ये वो सब एरर आएगा। मजा आ रहा है सबको? मजा आया कि नहीं आया? कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देते यार, फील ही नहीं करवाते कि सच में मजा भी आ रहा है आप लोगों को नहीं आ रहा है। तो मतलब कोई करते हैं सबसे 1 to 1 बात। रहो, आज से तो मैं फ्री हूँ एकदम। देखते हैं कहाँ समस्या है भाई, बात करके दूर करने की कोशिश करते हैं जितना कर पाएंगे। इतना इतना बड़ा काम कर लेते आप लोग को फील नहीं आता क्या यार? पाइपलाइन सेटअप कर दिया, एप्लीकेशन का पाइपलाइन चला दिया, जरा सा अंदर से फीलिंग नहीं आता यार? मजा आ गया यार ना। ठीक है, आर्टिफैक्ट हो गया हमारा अपलोड। अगला स्टेज अब स्टार्ट होने वाला है। हो गया वो भी, चलने लगा। अब चेक कर रहा फोल्डर क्रिएशन। अब इसको क्या मिलेगा कि ऑलरेडी इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो लास्ट रन में इसने फोल्डर बना दिया था। देखो आ गया एरर। ये क्या कह रहा है? cannot read properties undefined read on। CD करके TMP के अंदर घुसा, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल ये वो जो भी कर रहा है। तो पहले से फोल्डर बना बनाया इसको मिल रहा है, इसलिए इसने ये एरर दे दिया।
हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपने इस पाइपलाइन में ऐसा प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम लोग -p का यूज़ करते हैं। समझ आया? MKDIR के साथ -p का कब यूज़ करेंगे? जब आपको ये डाउट हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाँ, जब आपको डाउट हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ये फोल्डर बना हो, तो यहाँ पे MKDIR के साथ हम लोग -p कमांड यूज़ करेंगे। समझ आया सबको? समझ आया? हेलो? अब वहीं पे वो चल के ब्रेक हो गया, आगे का तो हमको पता ही नहीं, दिक्कत ही नहीं दिखाया, तो हम दोबारा से इसको रन करते हैं। या फिर हमें काम, चलो ठीक, ये चल रहा है, मैं 1 सेकंड में। किसने किसने कल ट्राई किया था यहाँ तक, एटलीस्ट बिल्ड करने तक किसने किसने ट्राई किया था? किसी ने? क्लास में ही हो ना सब लोग? किसी ने ट्राई किया था कल बिल्ड करने तक? किसी एक ने? क्या फायदा है पढ़ने का यार? फायदा क्या है पढ़ने का बताओ? पढ़ के आप लोग उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो फिर भूल जाओगे तुरंत थोड़े ही टाइम में। आज तो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस होगा। हाँ भाई, 4 बार खुद से प्रोसेस करो सब, और उसके बाद अलग अलग लोगों को पकड़ के पढ़ा दो, तभी जाके मज़ा आएगा। ठीक है? अब देखो ये आ गया हमारा। पहले जब हम ls कर रहे थे तो ऐप टू डू फोल्डर आ रहा था, बट अब हम लोग ls कर रहे हैं तो हमारे पे इस लोकेशन पे हर वो कंटेंट आ गया जो हमको एप्लीकेशन चलाने के लिए चाहिए होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इस IP पे और कोई हिट मारो। इस IP पे कोई और हिट मारो। स्टार्ट है ना? सर नहीं वर्क कर रहा है। नहीं वो कर रहा है। करेगा 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 करेगा। थोड़ी देर में हिट मारना फिर से करेगा।
तो हमारा कंटेंट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, आपको पता है कि और कोई लॉजिक या रीज़न नहीं है। थोड़ा सा CD करके TMP के अंदर एंटर करके भी देख लेते हैं जो बनाया है। देखो ये ऐप टू डू फोल्डर है, CD करके इस ऐप ये रहा पूरा कंटेंट, और यही कंटेंट हमने www/html सब सही है, सॉर्टेड है, चलेगा। कल भी ऐसे ही टाइम लगा रहा था। सर हो गया। हाँ मैं कह तो रहा हूँ चलेगा, 200% कॉन्फिडेंट हूँ चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगाता है। चल गया ना? बाकी किसी और का? मंजुल का चल गया, मतलब एक का चल गया, मतलब चल रहा है बस। मंजुल एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देना सबको। ठीक है। ठीक है, दिख रहा है सबको? IP सेम है 20.197.29.47, मतलब हमने एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट कर लिया। कैसे? पाइपलाइन के थ्रू। समझ आया सबको? मज़ा आया? क्लास में मज़ा आया आज के? बहुत दिन से एप्लीकेशन पाइपलाइन के बारे में लोगों को डाउट हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता था। अब कॉन्फिडेंट हो सब बता पाने के लिए? अब सभी लोग कॉन्फिडेंट हो बता पाने के लिए? हाँ, बस यही। देखो कभी भी मैं जो बोल रहा हूँ कि जो मैनुअल प्रोसेस में हम किए हैं ना, उसी को बस एक्सप्लेन कर देना है, इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं है बताने के लिए अलग से। समझ लो, जो मैनुअल प्रोसेस में हमने किया है ना, वो केवल एक्सप्लेन कर देना है, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है बताने के लिए। तो किसी को कोड चाहिए तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हेल्प मिलेगा थोड़ा बहुत। लेकिन बस मेरा ये कहना है कि आप एज इट इज़ कॉपी मत करो, आप -TMP की जगह कुछ और भी कर सकते हो। समझ रहे हो? n नंबर ऑफ फोल्डर्स हैं, इसी में भी बना सकते हो। हम लोग ऐप यूज़र में बनाए थे ना लास्ट टाइम, इस बार मैंने TMP में बना दिया। आप कहीं और भी बना दो, कोई समस्या नहीं है। समझ रहे हो? कोई समस्या नहीं है, कहीं और भी बना दो, लेकिन उसको समझो प्रोसेस क्या कह रहा है। रटना नहीं है, प्रोसेस को समझना है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो बस एक रिक्वेस्ट है, सब लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कंप्लीट पाइपलाइन का प्रैक्टिस कर लेना। और कल हम लोग कुबरनेटिस दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग जहाँ हैं हम लोग अभी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कुबरनेटिस। ठीक है? बुधवार को कोई रिवीजन क्लास नहीं रखेंगे, ऑलरेडी सब रिवीजन हुआ पड़ा है, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो इस बार चारों दिन कंटिन्यू पढ़ेंगे उसे, और कुबरनेटिस भी जल्दी जल्दी कवर करके ख़त्म करते हैं और फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब मैं आज से लोगों से 1 to 1 कनेक्ट करना स्टार्ट करूँगा, देखते हैं भाई कहाँ प्रॉब्लम है, उसको दूर करा जाए। ठीक है? ऐसे तो काम नहीं बनेगा। जॉब लगवाए बिना तो नहीं छोड़ूंगा, ये तो श्योरिटी है, एकदम गारंटी ले लो, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है? तो जॉब लगवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे से गुस्सा रहो, नाराज़ रहो, खुश रहो, ना रहो, आपका जॉब लगवाना मेरा एजेंडा है, पढ़ाना एजेंडा है। बाकी तो सब जो है वो सब समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है? चलो, तो इसको प्रैक्टिस करो 4-5 बार, अलग अलग लोगों को पकड़ के पढ़ाओ, ग्रुप में डिस्कशन करो, जितना मैंने तरीका बताया वो सब तरीके अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखो, तभी जाके मज़ा आएगा। ठीक है? चलो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय, टेक केयर।